देखिए हमने लास्ट डिस्कस किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात चल रही थी। मैंने आपको कहा था SN1, SN2, SNI 3 तरह के मैकेनिज्म होते हैं और ये भी बोला था SNI आपके सिलेबस में नहीं है, आपको SN1 और SN2 करनी है। और SN1 SN2 से रिलेटेड जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसके लिए कुछ टर्म्स थी, आपको मैंने ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ बातें बताई थी, उसको मैंने पहले वहाँ बेस था वो सारा समझा दिया। आज हम SN1 और SN2 के मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कौन सा SN1 शो करेगा कौन सा SN2, और इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्पल देके, या तो मैकेनिज्म आने के पूरे आसार हैं या फिर आपको एग्जाम्पल दे देंगे 2 या 3, आपसे पूछा जाएगा कौन सा फास्ट किस टाइप की रिएक्शन करेगा। क्लियर? तो देखिए पहले मैंने कहा था हम पहले SN2 पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए बाइमोलिक्यूलर यहाँ 2 के लिए है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो SN है, तो मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक है, 2 का मतलब बाइमोलिक्यूलर है, तो रिएक्शन का नेम क्या होगा SN2 रिएक्शन। इन शॉर्ट क्या बोलते हैं SN2। यहाँ 2 का मतलब बाइमोलिक्यूलर है, याद रखना। यहाँ 2 स्टेप नहीं है, 2 का मतलब स्टेप नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ 2 यहाँ बाइमोलिक्यूलर के लिए यूज किया हुआ है, और बाइमोलिक्यूलर एक्चुअल में क्या है वो हम डिटेल से समझा रहा हूँ। देखिए आपके पास एक एग्जाम्पल है सपोज रिएक्शन का, और एग्जाम्पल मेरे पास है CH3 CH2 Cl। आप देखिए ये आपके पास एल्काइल पार्ट है, ये आपके पास एल्काइल पार्ट है, और जिसने बाहर जाना है हम उसे लीविंग ग्रुप बोलेंगे। तो ये Cl बाहर जाएगा, सब्स्टिट्यूट होगा, तो इसको हम लीविंग ग्रुप बोल रहे हैं। एजेंट आपको क्या दिया, एजेंट आपको दिया OH नेगेटिव, तो जो अटैक करेगा अटैकिंग एजेंट है, ठीक है। और ये अटैकिंग एजेंट आपके पास कौन है, नेगेटिव है, प्लस पे अटैक करेगा, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल। तो अटैकिंग एजेंट आपको कौन दे दिया, न्यूक्लियोफाइल दे दिया। अब क्या करेगा, ये अटैक करेगा, इस Cl को यहां से हटा देगा, खुद लग जाएगा। आप देखिए जैसे ही रिएक्शन होगी वैसे ही क्या होगा, CH3 CH2, इसके साथ क्या चीज लग जाएगी, OH, और रिलीज कौन हो जाएगा, Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव यहाँ लिविंग ग्रुप है, देख सकते हो वो बार रिलीज हुआ है। यहाँ पूरा ये वाला जो हिस्सा है इसको हम सबस्ट्रेट बोलेंगे, जिसके साथ रिएक्शन होगी वो होगा सबस्ट्रेट, जो करवाएगा वो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, एक्चुअल में वो रीजेंट है जो करवा रहा है, और जो चीज बनेगी दैट इज द प्रोडक्ट, और ये चीज मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट है। ये क्या चीज है, प्रोडक्ट है। अब इसके रिएक्शन को देखिए, इससे पहले आप ध्यान से देखिए, विद स्टीरियोकेमिस्ट्री समझने का मतलब जो कार्बन जिसके साथ हेलोजन लगा है पहले उसको फोकस करें। इस कार्बन के साथ हेलोजन लगा है, तो इस कार्बन को आपने कैसे लिखना है, ये वो आपके पास कार्बन हुआ, देखिए ये रहा, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, एक Cl लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है। आप देख सकते हो 2 हाइड्रोजन है, तो ये हुए 2 हाइड्रोजन, 1 2। जिसे आप बाहर निकालना चाहते हो उसे आगे की साइड लेना, आगे की साइड का मतलब ऐसे डार्क वेज से ऐसे ऐसे आपने लिखने, ये देखिए ऐसे। यहां कौन आ गया आपके पास, Cl आ गया, और जो ग्रुप बल्कि ग्रुप है उसे आप पीछे की साइड दिखाना, उसे डैश ऐसे, ये आपके पास आ गया CH3। एक्चुअली में इसका मतलब क्या है वो समझिए। मान लीजिए आप जब किसी मॉलिक्यूल को 3D हिसाब से देखते हो तो कार्बन के पास 2 एटम तो ऐसे, मान लो कार्बन ही है तो ये प्लेन हुआ कार्बन का, 2 एटम तो ऐसे प्लेन में होंगे, जिस प्लेन में कार्बन है उसी में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये मिला दें एक प्लेन बनता है। तो यहाँ दोनों हाइड्रोजन एक प्लेन में है, एक आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपकी तरफ, और एक फिर आपसे अवे, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मेरी तरफ और मेरे से अवे। तो टवार्ड द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व कर रहा है उसकी तरफ एक ग्रुप होगा और एक उससे दूर होगा। तो यहां जो डार्क आपने ये वेज दिखाया है ये है टवार्ड द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की तरफ, और डैश जो आप दिखा रहे हो ये है अवे
फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर जो भी है उससे अपोजिट साइड, दूर की तरफ, वहां ये आपको रिप्रेजेंट करना हो। मेरी बात क्लियर होगी, ध्यान से सुनिए। इसका मतलब, इस सीएल का मतलब क्या है, टुवर्ड, ये किस साइड है, ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है उसकी तरफ है। और इसका क्या मतलब, ये कहां है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, जो भी ऑब्जर्व कर रहा है उससे दूर है। और ये दोनों इन प्लेन है। क्लियर हुई। अब क्या होता है देखो, होता ये है कि जो अटैकिंग एजेंट है वो अटैक करने के लिए आता है। तो अटैकिंग एजेंट हमारे पास कौन था, OH नेगेटिव था। अब वो अटैक करने के लिए आता है, अटैक होना किस पर है, कार्बन पर। Cl आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट है, Cl की तरफ। कार्बन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, इसलिए वो अटैक किस पे करना चाहेगा, पॉजिटिव पे। और पॉजिटिव पोर्शन आपके पास कौन है, ये कार्बन है, ये देखिए। क्लियर है भी। होता क्या है जब ये अटैक होता है, ये वो कार्बन था, ये देखिए, इसके साथ एक ग्रुप, मतलब ये जो Cl है ये रहा, एक जो अटैक करने के लिए आया है वो है आपके पास OH। ये सिचुएशन है, जिस साइड से अटैक किया है उसने, उसी वक्त उसी टाइम जो बॉन्ड पहले बना हुआ था Cl के साथ, वो क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। मेरी बात समझिए। और तीन चीजें भी आपके पास है, कौन कौन है, ये देखिए, एक H है, मतलब 2 H और एक CH3, ये आपके पास चीज थी। देखो ये वाली स्टेट देखो, आप इसे क्या कहोगे, ये देखो, OH ने अभी बॉन्ड बनाया नहीं है, Cl अभी टूटा नहीं है। ये एक ऐसी स्टेज है जिस वक्त एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसकी एनर्जी क्या हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। मतलब ओवरऑल ये हाईली एनर्जेटिक स्टेज है, हाईली एनर्जेटिक स्टेट, इसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, ये समझिए। एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसको कहा क्या जाता है, इसे बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट आप कभी भी ऑब्टेन नहीं कर सकते। यहां ऑब्टेन वर्ड का मतलब क्या है, मान लीजिए आप रिएक्शन करवा रहे हैं, हम जानते हैं बीच में बनी होगी, आप ये सोचो कि मैं इसको देख लूं, मैं देखना चाहता हूं बॉन्ड को टूटते हुए, मैं देखना चाहता हूं बॉन्ड को बनते हुए। चलती रिएक्शन में आप रुक के देखना चाहो, आप नहीं देख सकते। आप जैसे रिएक्शन को रोकोगे वैसे ही क्या होगा, वो दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरी बात समझिए बात। इसी को देखिए आप ऐसे समझिए, इसको बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी के हिसाब से देखिए, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में आप ध्यान से समझिए, आपके पास अभी जो रिएक्शन थी वो ये थी, CH3 CH2Cl, एक ही चीज थी आपके पास ये सबस्ट्रेट था। देखिए क्या चीज है, आपके पास ये सबस्ट्रेट था और आपने अटैक किसका करवाया था, OH नेगेटिव का, और आपने इससे प्रोडक्ट बना दिया था CH3 CH2OH, और ये आपके पास प्रोडक्ट है। मैं यहां जो भी रिएक्ट कर रहा है उसे R से रिप्रेजेंट करूंगा, मतलब ये चीज क्या है मेरे पास R, और जो प्रोडक्ट बनेगा उससे P से। क्लियर, ध्यान से देखिए। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में इस साइड एनर्जी है और इस साइड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मतलब जैसे जैसे रिएक्शन होगी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा, ओवरऑल काउंट टाइम। तो इस साइड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, सबस्ट्रेट जो भी है उसकी कोई तो एनर्जी होगी, हमने मान लीजिए उसकी एनर्जी दिखा दी ये, यहां सबस्ट्रेट सपोज कर लीजिए रीजेंट है ये रहा, और प्रेजेंटली उसकी एनर्जी कितनी है, इतनी। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट,
तो ये क्या चीज होगी, एनर्जी ऑफ अ रिएक्टेंट होगी। ठीक है, हमें नहीं पता इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज हो रही है या नहीं हो रही, तो हमने इसके दो केस बना दिए। देखिए, हो सकता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, एक्सोथर्मिक मतलब साफ साफ है एनर्जी रिलीज होगी, और हो सकता है क्या हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, मतलब एनर्जी हमें बाहर से देनी पड़े, ये भी पॉसिबल है। अब समझिए, ऐसे केस में एक्सोथर्मिक अगर है तो एनर्जी प्रोडक्ट की हमेशा क्या होती है, कम मिलेगी एनर्जी रिएक्टेंट की, और अगर एंडोथर्मिक है तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी से क्या होगी, ज्यादा होगी। अभी मान लीजिए हम इसका पहला केस ले रहे हैं, और केस हमारे पास है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। मान लीजिए हमने ये कह दिया, अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट की एनर्जी, वो देख लीजिए पहले, एक्सोथर्मिक है तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, रिएक्टेंट से क्या होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होगी। मतलब यहां अगर आपने रिएक्टेंट दिखाया तो प्रोडक्ट की एनर्जी इससे भी क्या होगी, कम। ये देखिए, ये एनर्जी किसकी थी, रिएक्टेंट की, तो ये क्या है, प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट की एनर्जी आप देख सकते हो इतनी ही है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये लीजिए, क्लियर। तो क्या एनर्जी प्रोडक्ट की कम है तो क्या रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में बदल जाएगा, तो कभी नहीं बदलेगा। ये ध्यान रखना। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ही से एनर्जी देनी पड़ेगी। मैं फिर रिपीट करता हूं, हालांकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, इसका मतलब रिएक्टेंट एनर्जी छोड़ के प्रोडक्ट बना सकता है, ये बात सही है, लेकिन रिएक्शन यूं ही नहीं होती। आप रिएक्टेंट को जब तक एक्टिवेट नहीं करते तब तक ये रिएक्शन नहीं होती। एक्टिवेट करने के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए होती है, जब तक रिएक्टेंट की एनर्जी उस एनर्जी के बराबर नहीं हो जाती तब तक वो रिएक्टेंट रिएक्ट करने के लायक नहीं बनता। इसका मतलब सोचिए, आज रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है और इतने से वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा, आपको रिएक्शन करवाने के लिए पहले बार से एनर्जी देनी पड़ेगी और उसकी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, और उतनी करनी पड़ेगी जबकि वो रिएक्शन कर सके। मान लीजिए कि वो इतनी एनर्जी है कि इतनी एनर्जी हो जाएगी तब वो रिएक्ट कर लेगा। सपोज दिस एनर्जी जो यहां से लेके यहां तक हमें करनी है, ये देखिए, इस एनर्जी को हमने कह दिया थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी में इतनी आपको करनी ही पड़ेगी, तब जाके रिएक्ट करेगा। इसका मतलब ये रिएक्टेंट जब तक इसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी नहीं हो जाती तब तक ये रिएक्ट नहीं कर सकता। तो आपको पहले इसे एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देनी पड़ेगी मतलब इसको एनर्जी दे के जब तक इसके बराबर नहीं कर दूं तब तक रिएक्शन नहीं होगी। इस एनर्जी के बराबर करने के लिए इतनी एनर्जी आपको बाहर से सप्लाई करनी पड़ी, और दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। ये देखिए, मतलब रिएक्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी आपको बाहर से देनी पड़ी ताकि रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए। आपने इस सारे केस में किया क्या है, रिएक्टेंट के पास जितनी भी एनर्जी थी आपने उसे क्या और दे दिया, एक्टिवेशन एनर्जी दे दी, ताकि उसकी एनर्जी किसके बराबर हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए। और थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाए मतलब वो रिएक्ट करने के लायक बन जाए, ताकि वो रिएक्ट कर सके। ये एनर्जी क्या थी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये वो है जो आपको बाहर से देनी पड़ी, इसको क्या बोला जाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये अब फिलहाल किसके बराबर हो चुकी है, नो सॉरी, ये बाहर से देनी पड़ी, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। ये देखिए, अच्छा ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी जो आपको लास्ट करनी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये आपको बाहर से देनी पड़ी, सो एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, यहां से देखिए, इस हिसाब से अगर कोई एक्टिवेशन एनर्जी निकालना चाहे तो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसमें से रिएक्टेंट की एनर्जी कम कर दीजिए। मतलब रिएक्टेंट के पास फिलहाल इतनी एनर्जी है, आपको और देनी पड़ेगी ताकि उसकी एनर्जी किसके बराबर हो जाए, थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाए। थ्रेशोल्ड वो लेवल है, वो पीक लेवल है जिस पर
क्या होगा, वो रिएक्शन स्टार्ट करेगा, भी इसके पहले वो रिएक्शन नहीं कर सकता। अब आप ध्यान से समझिए, जब वो यहां पहुंचा तब वो रिएक्शन कर सकता है। जब वो रिएक्शन कर सकता है तो इसका मतलब तो ये तो नहीं हो गया कि जो ये स्टेट आ गई तो वहां प्रोडक्ट बन गया। अभी तो रिएक्ट करेगा, जो भी उसमें रिफॉर्मेशन होगी, बॉन्ड टूटना, बॉन्ड बनना, अब ये सारा काम यहां चल रहा होगा। ऐसा चलते चलते बॉन्ड टूटने वाला टूटेगा, बनने वाला नया बनेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब ये वो स्टेज है जहां बॉन्ड टूटना और बॉन्ड बनना स्टार्ट हो चुका है। तो ये सबसे हाईली एनर्जेटिक स्टेट है और इसी स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, कि जब उसकी एनर्जी इसके बराबर हो चुकी है तब वो रिएक्ट मतलब रिफॉर्मेशन स्टार्ट उसने कर दी है, अब वो प्रोडक्ट बनाएगा। मेरी बात समझ की बात। अब वो क्या होगा, प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। देखिए उसने प्रोडक्ट बना दिया जी। अब वो क्या करेगा, इतनी एनर्जी रिलीज करेगा, इतनी एनर्जी रिलीज करेगा। अब इतनी एनर्जी में से जो ये डिफरेंस है जो दोनों के बीच क्या, देखिए रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी थी, इतनी, और प्रोडक्ट की कितनी है, इतनी। ये जो डिफरेंस आएगा इसको बोला जाएगा एंथैल्पी, और ये हमेशा क्या होगा, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। आप देखिए इसको बोला जाएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कितनी एनर्जी नेट रिलीज होगी या देनी पड़ेगी वो कौन डिसाइड करेगा, वो तो डिसाइड करेगा रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी। आप इसको एग्जांपल से सपोज कर लीजिए कि स्टार्टिंग में आपके पास रिएक्टेंट की एनर्जी थी, सपोज कर लीजिए 300 जूल, आपको नेट करनी कितनी है, मान लीजिए 800, तो आपको बाहर से कितनी देनी पड़ेगी, 500 जूल आपको बाहर से देनी पड़ेगी। ये एक्टिवेशन थी, समझ गए बात। लेकिन सपोज कर लीजिए प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है सपोज कर लीजिए 200 जूल, कितनी है 200 जूल। अब ध्यान से देखिए उसके पास अब टोटल हो कितनी चुकी है, यहां कितनी हो चुकी है 800। अब वो 600 जूल यहां से लेके यहां तक उसने 600 जूल एनर्जी रिलीज कर दी। देखो मेरी बात समझ रही हो, ली कितनी थी 500, छोड़ कितनी दी 600, नेट उसने 100 छोड़ दी है जी, इसलिए हम एक्सोथर्मिक बोल रहे हैं। एनर्जी तो हर रिएक्शन में देनी पड़ रही है, हर रिएक्शन में रिलीज हो रही है, लेकिन आपको नेट डिफरेंस देखना है। कौन सा डिफरेंस, जो रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का है, वही डिसाइड करेगा कि नेट रिलीज हुई है या नेट आपको देनी पड़ी है। ये मेरी बात समझा गई बात। तो ये देख लीजिए, इसको यहां से हटा दीजिए क्योंकि वरना आपको यूं लगेगा कि ये पार्ट है। ठीक है भाई, समझाने के लिए आपको मैंने चीज बता दीजिए। ओके, अब समझिए, ये तो हमारे पास क्या था, केस कैसा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का था। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डायग्राम आपके पास ऐसे बनेगा। बाय द वे मान लीजिए यही क्या होता, एंडोथर्मिक का केस होता, इसी का बी पार्ट ले लीजिए, क्या होती रिएक्शन का टाइप, क्या होता एंडोथर्मिक होता। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती तो ग्राफ कैसा बनता, देखिए एंडोथर्मिक होता तो ग्राफ देखिए, इस साइड वही एनर्जी है और यहां वही प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। रिएक्टेंट, अगर ये रिएक्टेंट की एनर्जी है तो प्रोडक्ट की पहले चेक कर लीजिएगा एंडो है या एक्सो है। एंडो है इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी इस बार, तो प्रोडक्ट को आपको ऊपर दिखाना होगा। ये देखिए प्रोडक्ट आपने ऊपर दिखा दिया, क्लियर होगी। फिर भी आप बनाओगे कैसे, आपको पहले इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा, मतलब आपको इसको एनर्जी देनी पड़ेगी और फिर ये क्या करेगा, रिलीज करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये वही ट्रांजिशन स्टेट होगी। और देखो अब नेट क्या हो रहा है, इस बार क्या हो रहा है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा एच मैंने क्या कहा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और हमने केस क्या लिया है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो जो ये डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन होना। इस सारे से एक बात समझिए, रिएक्शन में स्टेप कितने हैं, स्टेप की बात करूं, स्टेप एक ही है, ध्यान से देखिए स्टेप एक ही है। एक का मतलब क्या है, उसी स्टेप में तो रिएक्टेंट जो भी आपके पास एजेंट था
OH नेगेटिव अटैक कर रहा था और उसी स्टेप पे Cl बाहर जा रहा था और नेट प्रोडक्ट बन गया था। मतलब एक ही स्टेप में सारा काम हो गया। अटैक करने वाले ने अटैक भी कर दिया, प्रोडक्ट भी बन गया, बाहर जाने वाला बाहर भी चला गया और प्रोडक्ट बन गया एक ही स्टेप पे। ऐसा नहीं कि बीच में कुछ बनेगा और फिर कोई चीज और बनेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। स्टेप एक भी है तो भी देख सकते हो ट्रांजिशन स्टेट आती है। ट्रांजिशन स्टेट तो ऐसी स्टेट है जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है, जो रिएक्शन होगी तो इसका मतलब ये तो आई होगी, ये तो मना नहीं है, ये तो इसको तो आना ही पड़ेगा। बात समझिए, ठीक है। इसके बिना तो रिएक्टेंट जो होगा वो रिएक्ट करने के लायक ही नहीं बनेगा, तो ये स्टेज तो आएगी ही आएगी। तो ट्रांजिशन स्टेट तो एक स्टेप है तो भी आएगी, लेकिन बीच में कुछ भी नहीं बना। जो बीच में बनने वाली चीज होती है उसको इंटरमीडिएट कहते हैं। ऐसा कुछ भी यहां नहीं हुआ, इसका मतलब एक स्टेप की रिएक्शन थी। मेरी बात समझिए। अब थोड़ा बैक चलिए, ये देखिए, इससे ये बना होगा लेकिन आप ये ऑब्टेन नहीं कर सकते। ये बात समझा गई। अगर आप ये ऑब्टेन नहीं कर सकते तो हमने डायग्रामेटिकली सिर्फ चीज आपको दिखाई है कि ये अंदर बना होगा, बट एक्चुअल में क्या वो आप ऑब्टेन कर सकते हो? नहीं किया जा सकता। समझा गई बात। तो ऐसी स्टेज, ये वाली जो चीज आप देख रहे हो, ये ट्रांजिशन स्टेट है। जिस स्टेट में बॉन्ड टूट भी रहे होंगे, ये पहले वाला बॉन्ड टूट रहा होगा, नया बन रहा होगा, ऐसी स्टेज को हाईली एनर्जेटिक स्टेज मतलब ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए, वहीं चलते हैं। अगर इसके हिसाब से बात करूं तो ट्रांजिशन स्टेट क्या है आपके पास? ट्रांजिशन स्टेट होती क्या है, आप इसको समझिए। पहली बात तो ट्रांजिशन स्टेट हाईली एनर्जेटिक स्टेज है किसकी? हाईली एनर्जेटिक स्टेट किसकी है? ये रिएक्टेंट की होती है। रिएक्टेंट अभी एनर्जेटिक हुआ है, जो रिएक्ट करना चाहता है, जो सबस्टेट है वो एनर्जेटिक हुआ है, तो रिएक्टेंट की हाईली एनर्जेटिक स्टेट होती है। ठीक है। उसके बाद देखिए, क्या आप इसे ऑब्टेन कर सकते हैं? नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी ऑब्टेन। आप इस वक्त रिएक्शन को रोक नहीं सकते। आप रोकना चाहो तो वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए, रिएक्शन चाहे कैसी भी हो, ट्रांजिशन स्टेट आएगी ही आएगी। ये बात समझिए। एक स्टेप हो, दो स्टेप हो, जितनी मर्जी हो, ट्रांजिशन स्टेट आना जरूरी है। इसका मतलब जब तक ये स्टेट नहीं आती तब तक प्रोडक्ट नहीं बनता। तो आप ये बताइए, अगर आपके पास ट्रांजिशन स्टेट हो तो उससे क्या बनेगा, ये बताओ जी। ट्रांजिशन स्टेट से दोनों चीज बन सकती है। देखो, ट्रांजिशन स्टेट से इसका मतलब प्रोडक्ट भी बन सकता है और ट्रांजिशन स्टेट से बैक रिएक्टेंट भी दोबारा बन सकता है। तो आप ये देख लीजिए, ट्रांजिशन स्टेट अगर किसी में आई है तो कोई जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। हजारों मॉलिक्यूल ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचे होंगे, लेकिन वो सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। ट्रांजिशन स्टेट आने का कोई ये मतलब नहीं होगा कि प्रोडक्ट बनेगा ही। ये बात याद रखना मेरी। ट्रांजिशन स्टेट दोबारा रिएक्टेंट में बदल सकता है। इसका क्या मतलब है? मतलब हजारों मॉलिक्यूल एक साथ रिएक्ट करते हैं, सारे एक्टिवेट होते हैं। अब उनके एक्टिवेट होने के बाद बहुत सारे मॉलिक्यूल जब कोलाइड करते हैं तो कोलिजन के दौरान उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम हो जाती है। और जैसे ही किसी की एनर्जी कम हुई, चाहे हीट की फॉर्म में लॉस कर दिया, जैसे भी कर दी उसने, जैसे उसकी एनर्जी कम हुई, अब क्या हो रहा है, वो प्रोडक्ट नहीं बना सकता। तो ध्यान से सुनिए, रिएक्टेंट की एनर्जी अगर बहुत ज्यादा हो भी गई है तो कोई ये मतलब नहीं होता कि वो प्रोडक्ट बनाएगा। वो किसी और वे से, उसको सेकेंडरी एमिशन कहते हैं, किसी भी तरीके से उसकी एनर्जी कम हो सकती है और एनर्जी कम होने के बाद क्या होता है, वो रिएक्टेंट में दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट नहीं बनाता। तो जितने एक्टिवेट हुए हैं सारे प्रोडक्ट नहीं बनाते। तो ट्रांजिशन स्टेट अगर ऑब्टेन हुई है, इसका कोई ये मतलब नहीं निकल जाएगा कि आप उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे। हाँ, ये जरूर पक्का है, प्रोडक्ट वही बनाएगा जो एक्टिवेट हुआ है। मतलब ट्रांजिशन स्टेट आनी जरूरी है, ये बात सही है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट आने का ये कोई मतलब नहीं है कि वो प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। मेरी बात समझ आ गई? मैं ये लाइन बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। प्रोडक्ट बनना उसी से ही है जो ट्रांजिशन स्टेट में गए हैं।
लेकिन हर ट्रांजिशन स्टेट में गया हुआ प्रोडक्ट नहीं बना रहा जी। इसका ये मतलब है। क्लियर है भाई? अब देखिए, इसी के बदले में हम पैरेलल के अंदर हम एक चीज बोल रहे हैं, वो है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट इसमें और ट्रांजिशन स्टेट में क्या अंतर है, इसको समझिए। इससे पहले देखिए, जहां हम थे पहले उसको पूरा कराता हूं। अब ये देखिए, ये कोई स्टेप का प्रोडक्ट है? नहीं है, ये तो कोई बीच की स्टेज है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट क्या था? प्रोडक्ट तो था ये Cl बार जाता और इसकी जगह OH लग जाता जी। प्रोडक्ट तो था ये। तो प्रोडक्ट तो हमारे पास था ये, कार्बन के साथ 2 H। ये देखिए। अच्छा ये बताइए, अब OH ने पीछे से अटैक किया, तो पीछे की तरफ ग्रुप कौन सा है? OH है। तो इसलिए देखिए, अब डैश से किसको रिप्रेजेंट करोगे? जो ग्रुप अब आके लगा है वो पीछे की साइड लगेगा, और जो पीछे ग्रुप था वो कहाँ आ जाएगा? आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब पहले जो पीछे कौन था? CH3 था, वो कहाँ चला गया? वो अब आगे आ गया। स्टीरियो केमिस्ट्री में बिल्कुल चेंज आ गया। देखो, जो ग्रुप पहले पीछे लगा हुआ था CH3, अब वो ग्रुप कहाँ है? आगे लगा हुआ है। इसका मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री में बिल्कुल चेंज आ चुका है, आप देख सकते हो। क्लियर? अब मैं फिर कह रहा हूं, इससे डायरेक्ट ये बना है, आप देखिए। देखिए हुआ क्या है यहां पर, मैं फिर कह रहा हूं, ये चीज जो है डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हुई है। इसमें ये स्टेज बीच में आई जरूर थी, ऑब्टेन नहीं हुई। यहां कोई स्टेप नहीं है, कोई चीज बनी नहीं है, आप ऑब्टेन नहीं कर सकते इसको। मतलब यहां एक ही स्टेप है, देख सकते हो। स्टेप जो भी था वो क्या था? सिर्फ एक था, टोटल एक ही स्टेप था, जब इससे ये बन गया था। और इन दोनों में अंतर देखो, जो ग्रुप पहले पीछे लगा हुआ था अब कहां है? आगे है। इसी को बोला जाता है, स्टीरियो केमिस्ट्री का ऐसा उल्टा होना बोला जाता है वाल्टन इन्वर्जन। इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? वाल्टन इन्वर्जन। ऐसे, ये वाल्टन इन्वर्जन। इन्वर्टेड प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो ऐसे प्रोडक्ट को बोला जाता है इन्वर्टेड प्रोडक्ट। क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है भाई? ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। यस। अरे कहाँ है इसमें Cl, इसमें OH है भाई, मिरर इमेज कहाँ से होगी जी? समझ गए मेरी बात? नहीं है, खुद नहीं है। प्रोडक्ट रिएक्टेंट के साथ कंपेयर मत कीजिए, वो नहीं है। मेरी बात समझा की बात? तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ओके भाई? अब देखिए, इस सारे की बात करूं तो यहां इस रिएक्शन का रेट देखो किस पे डिपेंड करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा सबसे स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है, और इसमें स्टेप कितने हैं? एक ही तो है। और वही क्या होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसी जो कुछ है वो यही तो है, यही है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस स्टेप में कितनी चीजें हैं? इस स्टेप में 2 चीजें देख सकते हो। एक कौन है? सबस्ट्रेट है। एक कौन है? न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब इस रिएक्शन का रेट इन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो ओवरऑल रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड अपॉन क्या भाई? एक तो कंसंट्रेशन ऑफ कौन? सबस्ट्रेट, मतलब एल्काइल हाइड। सबस्ट्रेट तो हमारे पास कौन है? एल्काइल हाइड है। दूसरा कौन है? न्यूक्लियोफाइल। दूसरा कौन है? न्यूक्लियोफाइल। इन दोनों की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करेगा जी। एक ऐसे रिएक्शन जिसमें उस रिएक्शन का रेट 2 चीजों पर डिपेंड करता है, ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाता है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। देखो ये इसका रेट लॉ है। मैंने कहा था रेट लॉ में जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन की पावर का सम। इसकी कंसंट्रेशन की पावर क्या है? 1। इसकी भी क्या है? 1। और दोनों का सम करें तो क्या आएगा? 2। ओवरऑल मैं कह रहा हूं इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है?
इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है 2। तो ये जो 2 ऊपर आया था SN2 में, ये 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब जो इसका स्लोएस्ट स्टेप है, जो रेट डिसाइड करता है, उसमें 2 मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको बाई मोलिक्यूलर कहा जाता है। इस बाई मोलिक्यूलर का मतलब दोबारा समझ लीजिए कि जो इस रिएक्शन का रेट कंट्रोल करने वाला स्टेप है, उसमें 2 मॉलिक्यूल है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? बाई मोलिक्यूलर कहा जा रहा है। अब ध्यान से इसमें स्टेप कितने हैं? फिर कह रहा हूं, स्टेप याद रखना एक ही है। स्टेप कितने हैं? 1। सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ये बात क्लियर है भैया? SN2 समझ आ गया आपको? अब आगे चलिए, देखिए अब हम SN1 पे चलते हैं। SN1 रिएक्शन, 1 यहां यूनिमोलिक्यूलर है। 1 का मतलब यहां क्या है? यूनिमोलिक्यूलर। बाकी तो वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाकी वही है। देखिए SN1, देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है? आपके पास एक रिएक्शन है CS3, 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 और यहां मेरे पास है Cl, और अटैक वही OH नेगेटिव का है। प्रोडक्ट आपके पास है, Cl हटा के आपने क्या लगा दिया? OH लगा दिया, ये देखिए, और Cl नेगेटिव बाहर, मतलब लीविंग ग्रुप बाहर निकल गया। ये चीज आपके पास है। ओके, यहां देखिए कार्बन जो था आपके पास, उसके पास 2 तो प्लेन में ही होंगे ग्रुप। इस कार्बन के पास 4 ग्रुप थे, चारों में से देखिए एक ग्रुप जिसको आप बाहर निकालना चाहोगे वो कौन होगा? Cl। Cl मैंने आगे की साइड लगा दिया, और एक ग्रुप पीछे की तरफ होगा, वो CS3 ही होगा। ये देखिए, क्लियर? अब जो OH नेगेटिव अटैक करने के लिए आता है, वो अटैक नहीं कर पाता। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह है इस कार्बन के साथ लगे ये ग्रुप। देखिए अगर कार्बन के साथ बल्कि ग्रुप लगे हैं तो वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस है। क्या चीज होती है? स्टेरिक हिंड्रेंस, भीड़ भाड़ है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, और इस रिपल्शन की वजह से OH नेगेटिव को अटैक करने की फैसिलिटी नहीं मिल पाती। इसका मतलब OH नेगेटिव अटैक करने के लिए आ तो रहा है, लेकिन वो अटैक नहीं कर पाता। कार्बन पे जरूर प्लस है, लेकिन वो अटैक नहीं कर पा रहा जी। ये बात समझाएगी? अगर ये रिएक्शन होगी तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? पहले Cl बाहर जाता है, ये जो Cl है पहले रिलीज होगा, ध्यान से देखिए, और ये Cl जैसे ही बाहर जाएगा, अब बचेंगे क्या? 3 ग्रुप, और तीनों अपने आप को रीअरेंज करेंगे और तीनों प्लेन में आ जाएंगे। पहले देखिए, क्या ये प्लेनर स्ट्रक्चर है? नहीं है। 2 प्लेन में थे, 2 आउट ऑफ प्लेन थे। मेरी बात समझ आ गई? ये स्ट्रक्चर आपके पास थी टेट्राहेड्रल। इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, कार्बन sp3 हाइब्रिड था। स्ट्रक्चर कैसी थी? टेट्राहेड्रल। जबकि जैसे ही इसने Cl नेगेटिव बाहर निकाला, यहां से क्या चीज बाहर चली गई? Cl नेगेटिव बाहर चला गया। जैसे Cl बाहर गया, 3 ग्रुप बचे, तीनों ने अपने आप को दोबारा से रीअरेंज किया, और रीअरेंज करने से जो ज्योमेट्री बनी, उसमें उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन थी sp2। अब ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है। क्लियर है? अब ये प्लेन में चला गया, और इसकी स्ट्रक्चर है ट्राइएंगुलर प्लेनर। ट्राइएंगुलर प्लेनर, अब ये प्लेन में स्ट्रक्चर है, ये देखिए। क्लियर है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन जिस कार्बन की होती है, उसके पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है, खाली p ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल देखिए, ये देखिए, ये क्या चीज है? एम्प्टी p ऑर्बिटल है, खाली p ऑर्बिटल है।
दिस इज एम्प्टी p ऑर्बिटल। पहली ये स्टेज बनेगी, ये खुद क्या है, इसको ऑब्टेन किया जा सकता है, और इसमें कार्बन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव। क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इसे बोला जाता है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, और ये कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट बनता है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक स्टेप पूरा हो चुका है। एक स्टेप पूरा हो चुका है, ठीक है। तो यहां से यहां तक एक स्टेप बन गया, और एक स्टेप में कार्बोकैटायन बन चुका है हमारे पास। ये रिएक्ट करेगा, बाकी ये नहीं कर रहा था, अब ये रिएक्ट करेगा। समझिए, क्या ये बनेगा तो दोबारा से इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता। देखो प्लस है, वहां एनवायरमेंट में Cl नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट बनाएगा दोबारा से। और फिर ये क्या करता है, दोबारा इसमें कन्वर्ट हो सकता है। ये स्लोएस्ट स्टेप है इसका। इसका मतलब ये इसका स्टेप नंबर 1 है, देखो स्टेप नंबर 1, और ये स्टेप ही क्या है, स्लो है। जो स्टेप स्लो होता है वही रेट डिसाइड करता है। तो ये हुआ हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस रिएक्शन का रेट डिसाइड करने वाला ये है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप बताइए, इस रिएक्शन में रेट जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन में देखो OH नेगेटिव का कोई रोल नहीं है, ये देखो इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ इसका है। और ये क्या चीज आपके पास, सिर्फ सबस्ट्रेट। इसका मतलब यहां जो रेट है वो सिर्फ किस बात पे डिपेंड कर रहा है, जो एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन है सिर्फ उस पर डिपेंड कर रहा है। रेट सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है, और न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता। अगर नहीं करता तो इस रिएक्शन में ऑर्डर क्या होगा, जाहिर सी बात है एक पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑर्डर क्या होगा, 1। ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। इसलिए हम इसको SN1 कह रहे हैं। तो यहां पर 1 क्या चीज है, मतलब एक ही मोलिक्यूल इन्वॉल्व है जो स्लो स्टेप है उसमें, इसलिए ये यूनिमोलिक्यूलर है। और ऑर्डर इसका क्या है, 1 है। लेकिन स्टेप 1 नहीं है, अभी इसमें इंटरमीडिएट बना है सिर्फ। जब ये इंटरमीडिएट बन जाता है, अब अटैक करने के लिए कौन आता है, अब OH नेगेटिव आता है। अब समझिए, अब ये प्लेन में है और अटैक करेगा इस एम्प्टी p ऑर्बिटल के ऊपर। अटैक हमेशा किस पे होगा, एम्प्टी p ऑर्बिटल। अब इसके लोब तो दोनों तरफ है, तो आगे से भी हो सकता है, पीछे से भी हो सकता है। अब दोनों तरफ ऑप्शन है, आगे से भी अटैक पॉसिबल है, पीछे से भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब यहां 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर ये OH नेगेटिव आगे से अटैक करे तो क्या होगा, फिर तो प्रोडक्ट बनेगा। ये देखिए, आगे की तरफ कौन लगेगा, OH, बाकी एज इट इज है। और अगर ये पीछे से अटैक करता है तो प्रोडक्ट बनेगा। ये देखिए, OH पीछे की तरफ है, आगे कौन गया, CH3। मतलब वहां 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। वहां क्या बनेंगे, 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। ये वाला प्रोडक्ट क्या था, जैसे पहले था, Cl पहले आगे था और OH भी आगे ही है। तो ऐसे प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री वही होती है जो पहले वाले की होती है, इसलिए ऐसे प्रोडक्ट को रिटेन्ड प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री एज इट इज रिटेन रही है। और उस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, रिटेंशन कहते हैं। इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, रिटेंशन। इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वर्ट हो चुकी है, Cl आगे से गया, OH पीछे लगा है। और ये प्रोडक्ट आपके पास कैसा है, इन्वर्टेड है। दिस इज इन्वर्टेड प्रोडक्ट। और मैकेनिज्म आपके पास देखा जाए, उसके नेम की बात करूं तो इन्वर्जन है, वाल्डन इन्वर्जन, आप देख सकते हो। क्लियर है। आप बताइए, ये दोनों क्या एक दूसरे के मिरर इमेज है, ये है दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज। देखिए एक का OH, यहां देखिए, अगर आप यहां मिरर लगाओ,
तो जो OH है जो इस साइड है वो इधर होगा, CH3 जो इधर है वो उस साइड चला जाएगा, तो यही प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो इसका मतलब यहां से सॉरी ये CH3 है, ये देख लीजिए, ये क्लियर। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। मिरर इमेज है, इसका मतलब जहां मिरर इमेज बनते हो वो क्या होते हैं, एनेंशियोमर। तो ये क्या बना रहा है, एनेंशियोमर बना रहा है। क्लियर है। ऐसा मिक्सचर जिसमें दोनों तरह के प्रोडक्ट हो उसको रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। पीछे सारी टर्म समझा के आया हूं, ठीक है। तो यहां देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा, एनेंशियोमर फॉर्मेशन होगी, और जो एनेंशियोमर्स बन रहे हैं और इसका मिक्सचर है, तो ओवरऑल वो मिक्सचर कैसा है, रेसमिक मिक्सचर है। अब आप बताइए इन दोनों में से ज्यादा अमाउंट किसका होगा, अगर ये पूछे तो आपसे, इनमें से ज्यादा अमाउंट किसका होगा, या दोनों बराबर होंगे? यस। देखो कहीं अगर ये लिखा हुआ है बराबर है तो बेटा उसको करेक्ट कर लीजिए, ये बराबर नहीं होते जी। इसमें भी याद रखना इन्वर्टेड प्रोडक्ट जो होंगे वो ज्यादा होंगे। तो सर तो दोनों में इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज्यादा कर दिया आपने, पहले वाला तो प्योर ही क्या था, इन्वर्जन था। अभी भी आप कह रहे हो इन्वर्जन ही ज्यादा होगा, और दूसरा स्टार्टिंग में आप कह रहे हो पीछे से अटैक ही नहीं होगा। फिर इन्वर्जन ज्यादा कैसे हुआ? ज्यादा चांस तो ये हुआ कि रिटेन प्रोडक्ट रहते। डिफरेंस जब करो तो असूलन तो ये लिखोगे एक तरफ इन्वर्जन और एक तरफ रिटेंशन, पर ये नहीं होता। ध्यान से सुनिए क्यों नहीं होता उसकी बात करता हूं। देखिए ये प्लेन में है, ग्रुप जो जिस साइड से गया होता है, Cl किस साइड से गया था, आगे वाली साइड से, तो आगे वाली साइड पर Cl की पहले ही अप्रोच रहती है, आगे वाली साइड Cl की अप्रोच पहले ही रहती है जिस साइड से वो गया होता है। इसका मतलब ज्यादा फ्री साइड उसको कहां मिलती है, पीछे वाली साइड से। इसलिए जो इन्वर्जन प्रोडक्ट है अभी भी अमाउंट में क्या होता है, ज्यादा मिलेंगे आपको। याद रखना रेसमिक मिक्सचर में कंसंट्रेशन ज्यादा किसकी है, अभी भी इन्वर्टेड प्रोडक्ट की ही है, ना कि रिटेन की। ये बात याद रखना। बनेगा जरूर रेसमिक, बनेंगे दोनों ही, रेसमिक मिक्सचर ही बनेगा। रेसमिक मिक्सचर में कौन सा कंपनसेशन देखने को मिलेगा, एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक मॉलिक्यूल लाइट को जिस एंगल पे रोटेट करेगा दूसरा उसको अपोजिट रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, वो एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कंपनसेट कर रहे हैं। मतलब यहां आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको एक्सटर्नल कंपनसेशन देखने को मिलेगा। अब ध्यान से देखिए ऐसी रिएक्शन में क्या चीज बनी, इंटरमीडिएट बनता है। ये बात भी याद रखेंगे, इसमें हमेशा क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। ये समझो अगर यहां भीड़ भाड़ ना होती, स्टेरिक हिंड्रेंस ना होता, तो वो अटैक कर जाता। इसका मतलब अगर बल्कि ग्रुप लगे हैं, कार्बन के पास बल्कि ग्रुप होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो वो SN1 को फॉलो करेगा, और बल्कि ग्रुप नहीं है तो SN2 को फॉलो करेगा। यहां से क्लियर है कि बल्कि ग्रुप होना मतलब 2-2 R 3-3 R लगे होना। तो सेकेंडरी और टर्शरी अगर कोई है वो किसको फेवर करेगा, वो SN1 को फेवर करेगा। अगर वही प्राइमरी होता या मिथाइल होता, तीनों H होते, कोई ग्रुप ना होते रिपेल करने वाले, तो SN2 को फेवर किया जाता। मेरी बात क्लियर। इसमें से भी रिएक्शन डिपेंड किस पे करेगी, Cl के जाने पे। डिपेंड किस पे करेगी, Cl के बाहर निकलने पे। इसका मतलब लिविंग ग्रुप अगर बेटर है, I होता तो जल्दी निकलता, C और I के बीच की बॉन्ड लेंथ I होती, जल्दी टूटता, I जल्दी बाहर जाता, जल्दी बाहर जाता। इसका मतलब ये रिएक्शन होती। सेम भी आपको दे रखे हैं, हेलोजन भी बदल दो तो जाहिर सी बात है आयोडीन लगा होता तो इसका रेट फास्ट होता एज कंपेयर टू Cl। क्लियर है बात। अब देखिए हमने बीच में पीछे बात की थी इंटरमीडिएट की, और इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट को हम कंपेयर कर रहे थे। तो इंटरमीडिएट जो भी होगा ये भी हाईली एनर्जेटिक होता है। अब ये क्यों हाईली एनर्जेटिक है, रिएक्ट तो इसी ने किया था, ये सोचिए, एनर्जेटिक होता है। अच्छा इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो भाई इंटरमीडिएट की
कम होती है उसकी ज्यादा होती है। आगे समझाता हूं क्या है। इसको क्या ऑब्टेन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ये तो एक स्टेप का प्रोडक्ट है बकायदा, देख सकते हो आप। क्लियर है? ये बन गया, इसका मतलब क्या होगा? अब प्रोडक्ट बनेगा जी। ये बन गया तो प्रोडक्ट बनेगा। यहां से देखो, अगर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करें इनमें से, अब आपके पास दो चीज बन गई। इससे पहले ये बनेगा, ये आपका पहला स्टेप था। इससे फिर सेकंड स्टेप से होते हुए दिस इज स्टेप नंबर 2 और ये फास्ट है और इससे प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए, अगर हम इसकी बात करें, इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करें, तो इसमें कितनी चीजें बनी हैं? 2। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, इसके भी 2 टाइप हो सकते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। हम पहले ले लेते हैं, देखिए पहले ले लेते हैं एक्सोथर्मिक को। डायग्राम कैसा बनेगा? इस साइड क्या होगा? एनर्जी, और इस साइड वही प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। पहले रिएक्टेंट किस में बदलेगा? इंटरमीडिएट में। तो पहले रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा, देखिए ट्रांजिशन स्टेट में, और वो किस में बदलेगा? इंटरमीडिएट। तो ये पहली ट्रांजिशन स्टेट आई और वो किस में बदलेगा? इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट फिर किस में बदलेगा? ट्रांजिशन स्टेट में, और वो प्रोडक्ट में। अब देखिए कुछ चीजें वो समझाता हूं। ये देखिए, ध्यान से समझिए। ये क्या जरूरी है कि ये ज्यादा हो और ये कम हो? ये भी तो हो सकता है कि ये ज्यादा हो और ये कम हो। मेरी बात को समझिए। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक स्टेप नंबर 1 था और ये क्या था? स्टेप नंबर 2 था। ये तो हमने इसलिए कहा क्योंकि स्टेप नंबर 1 हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, इसलिए हमने पहले स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा दिखाई। ये देखिए, और दूसरे स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? कम है। क्लियर? तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? पहले पे। तो जो भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा उसी की ही ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में मान लो कोई, ये तो चलो यहां हम चैप्टर के पर्टिकुलर चैप्टर की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। कल को आपको जनरल वर्ड कहा जाता कि 2 स्टेप रिएक्शन है, सेकंड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एंडोथर्मिक है। वर्डिंग ध्यान से सुनना। 2 स्टेप रिएक्शन है, सेकंड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड एंडोथर्मिक। तो ये वर्डिंग देखिए, इसको छोड़ के मैं अलग बता रहा हूं जी, अलग टाइप हो गया वो, ठीक है। मतलब वो मेंशन कर दे आपको कि 2 स्टेप रिएक्शन है पहले तो, सेकंड क्या है? रेट डिटरमाइनिंग है, और रिएक्शन का टाइप क्या है? एंडोथर्मिक है। ये देखिए, और कई की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना के दिखाई। तो आप क्या करेंगे? आप पहले रिएक्टेंट बना दीजिए, ये लीजिए, ठीक है। कहता है सेकंड स्टेप रेट डिटरमाइनिंग है, इसका मतलब पहले स्टेप में इंटरमीडिएट बनेगा और दूसरा क्या होगा? एनर्जी ज्यादा दिखानी है आपने। ये देखिए, क्लियर है? क्योंकि उसने कहा सेकंड स्टेप रेट डिटरमाइनिंग, तो सेकंड ट्रांजिशन स्टेट को आने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो ऊपर रहेगा, और ये इंटरमीडिएट है। ये बात क्लियर? और ये ऊपर क्यों रखा है? क्योंकि उसने कहा एंडोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक ये बताता है कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से, इसलिए प्रोडक्ट ऊपर रहेंगे, रिएक्टेंट नीचे। सेकंड स्टेप रेट डिटरमाइनिंग है, तो ये ऊपर रहेगा, ये नीचे। मेरी बात समझ गए? उल्टा कर देते, 2 स्टेप रिएक्शन है, फर्स्ट रेट डिटरमाइनिंग है और है एंडोथर्मिक की, ये एज इट इज, ये नीचे कर दीजिए, ये ऊपर। मेरी बात क्लियर?
तो इस तरीके से जो भी चीज पूछी जाए उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, पर यहाँ का टॉपिक नहीं था इसलिए हम चलते हैं यहीं वापसी। ये देखिए एनर्जी आप देख सकते हो ट्रांजिशन स्टेट की ज्यादा है, इंटरमीडिएट की ट्रांजिशन स्टेट की ज्यादा है। क्लियर। अब देख इसी का अगर एंडोथर्मिक होता तो इसी का एंडोथर्मिक ग्राफ आपको बनाना होता तो बनाना, देखिए फर्स्ट स्टेप कोई रेट डिटरमाइनिंग, ये याद रखना। तो क्या होता, फिर आप ग्राफ में क्या चेंजेस करते, आप ग्राफ में चेंजेस करते, ये वही रिएक्टेंट है, पहली ट्रांजिशन स्टेट, सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट, ये देखिए सॉरी पी ऊपर आएगा, एंडोथर्मिक है, ये लीजिए। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? मैं फिर रिपीट करता हूं, एक्सो एंडो देखना हो तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को ही चेक करोगे बस, एक्सो एंडो में। क्लियर है? अब देखिए प्रोडक्ट की कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा, तो रिलीज हुई होगी एक्सो। प्रोडक्ट की ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम, बाहर से ली होगी एंडो। क्लियर? एक्सो एंडो में तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट को देखोगे, और जो फर्स्ट स्टेप है रेट डिटरमाइनिंग या सेकंड है, ये कैसे देखोगे किसकी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज्यादा है। सेकंड वाले की ज्यादा है तो दूसरा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग है। क्लियर है? अब ये मान लो कह दिया होता 3 स्टेप है, दूसरा रेट डिटरमाइनिंग है, तो हो जाता, कोई बात नहीं, बीच वाले की क्या हो जाती, ज्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से बना देते हैं। ये बात क्लियर? अब देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2, क्या अंतर है भी दोनों में? यस, तो इस साइड ले लीजिए पहले आप SN1 और इस साइड आप ले लीजिए SN2। यस, डिफरेंस लीजिए पहला, SN1 में स्टेप कितने हैं? 2 स्टेप रिएक्शन। मैंने सबसे पहला ये इसलिए लिखा था कि 1 और 2 में कंफ्यूजन ना हो, बस क्लियर। ये 2 स्टेप रिएक्शन है, जबकि SN2 हमेशा क्या होता है, 1 स्टेप रिएक्शन होती है। ये तो हुआ पहला डिफरेंस। क्लियर होगी? SN1 में रेट किस पे डिपेंड करता है, मतलब रेट ला क्या है इसका, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। लेकिन SN2 में रेट किस पे डिपेंड करेगा, रेट दोनों पे डिपेंड करेगा, एल्काइल हाइड पे भी करेगा, इसके अलावा न्यूक्लियोफाइल पे भी करेगा। क्लियर है? ये देखिए, अब आपसे पूछे कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर के बिहाफ पे बताइए। इसका फर्स्ट ऑर्डर है। क्लियर है? ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इसका ऑर्डर क्या हुआ, सेकंड ऑर्डर, दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये बात समझा की बात? अब देखिए ये कौन से सबस्टेट खासकर रिएक्ट करते हैं, अगर मिथाइल हो एंड प्राइमरी एल्काइल हाइड, मिथाइल होता या प्राइमरी होता तो इसको फेवर कर, सॉरी सेकेंडरी, और SN1 पहले लिखा हुआ ना, तो क्या होता, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्काइल हाइड होते, मतलब या तो 2 एल्काइल ग्रुप लगे होते या 3 लगे होते, किसको फेवर करता, SN1 को करता। और लेकिन अगर मिथाइल होता और प्राइमरी एल्काइल हाइड होता तो किसको फेवर करता, SN2 को करता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मतलब यहां स्टीरिक इंट्रेंस क्या होती है, ज्यादा या कम, ज्यादा होती है, तो ये वहां देखने को मिलेंगे जहां स्टीरिक इंट्रेंस क्या होगी, हाई होगी, जबकि ये
वहां देखने को मिलेंगे जहां स्टीरिक हिंड्रेंस लो होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता, SN1 में बनता है, सॉरी इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। ठीक है, लेकिन इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनेगा जी, ये बात क्लियर, इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। यहां आप बात करते हैं SN1 में, SN1 में आपके पास रेसमिक मिक्सचर बनता है। क्या चीज बनती है, मतलब दोनों तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। यहां क्या होता है, सिर्फ इन्वर्जन होता है, आपको रिटेंशन देखने को नहीं मिलता। मतलब यहां तो कौन है, इन्वर्जन भी है प्लस रिटेंशन भी है, क्योंकि वहां सिर्फ आपको क्या देखने को मिलेगा, इन्वर्जन देखने को मिलेगा। तो ये SN1 SN2 का डिफरेंस है। आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा